नमस्कार दोस्तों। मन दुखी है जिस टॉपिक पे आज वीडियो बन रहा है। बात करने वाला हूँ कलकत्ता का जो डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ और फिर उनका मर्डर हुआ उसके बारे में। ये सिर्फ वीडियो सिर्फ पढ़ने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये सामान्य व्यक्तियों के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। आपको समझना चाहिए कि क्या हुआ है और किस तरह से आगे हम लोगों को अवेयर रहना है। क्या कोई कानून बना है, क्या कानून इस तरह के दोषियों को क्या सजा देगी, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ में ये समझेंगे कि एनसीआरबी का डाटा क्या है, जो एक्यूज्ड व्यक्ति है, जो रेपिस्ट है, उसने किन परिस्थितियों में इस तरह का कार्य किया, क्या वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं था, समझेंगे सारी चीजों को। सीएम की क्या भूमिका है, वेस्ट बंगाल के सीएम ने क्या कहा है, भारतीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हुआ क्या। ये साफ साफ बोल रहा है कि कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर। उस रात को क्या हुआ था जब डॉक्टर को रेप और मर्डर किया गया, उस रात को क्या हुआ था जो रेप और मर्डर करना पड़ा। उस कोई तो ऐसी परिस्थिति बनी होगी। तो देखिए दूसरी ओर जैसे ही पता लगा कि डॉक्टर का रेप हुआ है, आगे बात करेंगे कि डॉक्टर की परिस्थितियां क्या थी, किस हाल में वो थी, समझेंगे। लेकिन पहले यहां समझ लो, जैसे ही खबर आया बाहर, जितने भी डॉक्टर थे प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आए और इस डॉक्टर के समर्थन में खड़ी हुई। जिनका रेप हुआ उनके परिवार के साथ ये लोग खड़े हुए। न सिर्फ उनके परिवार के साथ, बल्कि भविष्य में किसी डॉक्टर के साथ या किसी महिला के साथ ऐसा कार्य ना हो, इसलिए रोड पर उन्होंने आया। वो ओपीडी सर्विसेज कैंसिल कर दिया वेस्ट बंगाल का और इमरजेंसी उन्होंने रखा। वो लाइफ सेवियर हैं, लाइफ सेव कर रहे हैं जो इमरजेंसी है। ओपीडी उन्होंने बंद कर दिया है पूरी कलकत्ता में। आज जैसा कि 11 बजे से ऐसा अनाउंस हुआ है कि पूरे भारत में ओपीडी बंद रहेगा, इमरजेंसी चलेगा। ठीक है, मैं इस चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो अपने लाइफ के लिए अगर इतना कर रहे हैं तो करना चाहिए, लेकिन ये पीसफुल हो। दूसरी ओर देखेंगे कि जब इस बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें क्या हुआ। उसमें वेस्ट बंगाल के सीएम आई, उन्होंने लोगों से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर से आश्वासन दिया है कि संडे तक अगर मैं इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती हूँ तो सीबीआई को देना हो वो देंगे, हम जिनसे भी जांच करवाना है हम करवाने के लिए रेडी हैं। उन्होंने इस बात को कहा है। आप समझिए रात को क्या हुआ था, उसको तो समझेंगे कि किस परिस्थितियों में रेप किया और मर्डर किया। दूसरी ओर देखिए, एक तरफ उस हॉस्पिटल का जो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल है उसकी बेशर्मी देखिए कि उन्होंने क्या किया कि जो विक्टिम लेडी थी, जो डेथ हुआ, उनका मर्डर किया गया, उनके परिवार को बोला कि उन्होंने सुसाइड किया है। क्यों आप छुपा रहे हो? हॉस्पिटल की बेशर्मी देखिए। अपनी छवि को बचाने के लिए इस तरह के घृणित कार्य जो करके गया कोई, उसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हो, अपनी छवि बचाने का प्रयास कर रहे हो। आपको बढ़ के आगे आना चाहिए और पुलिस का सहयोग लेना चाहिए, सरकार के सामने इस बात को उठाना चाहिए कि इस तरह के कार्य और किसी के साथ ना हो। अगर आज छुपाओगे तो कल किसी और के साथ होगा। तो मैं इस बेशर्मी को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता और इसी को कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अब देखिए हमारे न्यायालय व्यवस्था कितना तेजी से इस चीजों को देखता है, समझने का प्रयास करेंगे। निर्भया एक्ट बना था निर्भया रेप केस के बाद 2013 में, उसमें क्या प्रावधान हुआ उसको भी समझने का प्रयास करेंगे आगे। दूसरी ओर देखिए, सबसे पहले रेपिस्ट ने क्या किया, तो वो रेप किया, मर्डर किया। मर्डर करने के बाद वो गया घर, कपड़ा वगैरह धोया, अपना सब कुछ चेंज किया, बस वो जूता पहना रह गया। दूसरी ओर आप देखेंगे फिर वो वापस आया, ऐसा लगा कि उसने कुछ किया ही नहीं है। दूसरी ओर देखेंगे उस व्यक्ति के बारे में जान लीजिए कि वो क्या था। 33 साल का व्यक्ति है, संजय राय नाम है इसका, संजय राम रॉय नाम है। वो सिविक वॉलंटियर है। पहले क्या था, सिविक वॉलंटियर वो होते हैं जो एक न्यूनतम वेतन पर लगभग 12,000, ऐसा माना जा रहा है कि रिपोर्ट में ऐसा है कि 12,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। वो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सहयोग करने के लिए वॉलंटियर के तौर पे ज्वाइन किया था 2019 में। अब बहुत जल्द ही उसको फिर पुलिस का जो वेलफेयर जो बोर्ड होता है उसमें एक सिविक वॉलंटियर के तौर पे उसको ज्वाइन कर लिया। अब क्या होता है, सिविक वॉलंटियर पुलिस के अंडर में ज्वाइन किया तो पुलिस के साथ थोड़ा बैठना उठना होता है। ऐसे क्या हुआ, लोगों के बीच में एक अपना छवि बना लिया कि मैं पुलिस में हूं। तो पुलिस में होते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति अगर जानेगा कि पुलिस में है तो उसके साथ बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता है। और इसके कारण क्या हुआ कि हॉस्पिटल में अगर कहीं भी जाए तो बिना रोक टोक के कहीं पर भी जा सकता था, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। तो आप समझिए इसमें क्या हुआ कि आरजी मेडिकल कॉलेज का बात है, ये कोई भी जो भी कहीं पर भी इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं था, हर जगह बिना रोक टोक के जा सकता था।
दूसरी ओर आप देखेंगे कि ये वॉलंटियर जो होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं और इसका लगभग वही 12,000 रुपया पेमेंट होता है और वो कार्य करते हैं और ये एक्स्ट्रा कमाई कैसे कर लेते हैं। अब हॉस्पिटल में एक तरह से बोलिए आपकी रैकेट चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर बेड चाहिए, बेड नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ऐसे लोगों से मिलता था, जिससे कुछ पैसे लेता था और फिर उसको बेड अवेलेबल करवाता था। तो ये रैकेट ही चलता है ऐसे लोगों को। तो अगर पेशेंट को डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, किसी के जरिए मिल रहा है, तो ये तो रैकेट का ही बात है। ठीक है, वो दूसरी बात है, लेकिन दूसरी चीज ये कि कोलकाता पुलिस जो है उसने बताया कि ये सिविक वॉलंटियर है और इसने चार शादियां इसने किया था और 4 शादियां किया था। सारी इनकी जो पत्नियां थी छोड़ छोड़ के चली गई। किसी के साथ फिजिकल एब्यूज बहुत करता था, बहुत गंदे तरीके से रहता था, मारता था, पीटता था, तो सब छोड़ के उसको चली गई। दूसरी बात देखेंगे कि ये एडिक्टेड था पॉर्न का और बहुत गंदी गंदी जो भी लतें हैं इसको लगा हुआ था और इस तरह से कार्य करता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके मन में अगर इस सारी चीजों को देखता है, करता है, तो अगर मौका अगर अकेली महिला को देखा तो वो ऐसा वो कर बैठा है। तो वो भी आगे समझिए कि किस हाल में कितने दरिंदगी इसने किया है, आगे समझ में आएगा आपको। देखिए ऑटोप्सी रिपोर्ट आया, ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या हुआ, आरजी मेडिकल कॉलेज में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज है हॉस्पिटल। अब इसमें क्या हुआ कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ चीजें सामने आई। सामने क्या आया कि इनका जो है ना बोथ आंखों से आईज एंड माउथ से ब्लड आ रहा था और साथ ही उनके फेस पर पूरा नेल्स के निशान थे, पूरा खरोचा हुआ था। दूसरी ओर देखेंगे कि उनका ना विक्टिम जो है ना वो ब्लीड कर रहे थे, उनका जो प्राइवेट पार्ट है ना उससे बहुत ज्यादा ब्लड भी आ रहा था। इनको जब पाया गया तो ये अर्धनग्न अवस्था में थे, आधे कपड़े थे और इसने क्या किया था, ये अपने आप को बचाने का कोशिश कर रही होगी। जब अंततः कोई रास्ता नहीं मिला होगा तो उसने क्या किया कि गर्दन को दबा के उसका मर्डर कर दिया उसने। अब इस तरह का चीज सोचिए कि कितनी वो महिला, कितनी वो डॉक्टर तड़प रही होगी जो दूसरे का जान बचा रही थी, आज वो अपने जान बचाने के लिए कितना लड़ रही होगी। आप समझिए उस परिस्थिति को। दूसरा आप देखेंगे कि इनका लेग, नेक, सारे जगह नाखून के निशान थे, लिप को उसने काट लिया था, जहां भी कुछ मिला वो दांत से काटा, नाखून से नोचा, जैसे मिला एक दरिंदगी की हदें पार कर दी उसने। ये सारे ऑटोप्सी रिपोर्ट में चीजें सामने आई है। गर्दन की कहते हड्डियां टूट पड़ी थी, इस तरह की चीजें उसने किया था। तो यही है कोलकाता के रेप मर्डर, नाखूनों में दरिंदगी के निशान। अब वही होता है, नाखून आपने नोचा है किसी तरह उस लड़की को, वो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रही होगी, डिफेंस कर रही होगी, लेकिन उसने सोचा कि अगर ये बच गई तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन मैं क्या ही बोलूं ऐसे दरिंदे लोगों के बारे में। लेकिन एक समझ लो, ये आदत मैंने बताया था कि पॉर्न का आदत था इस व्यक्ति को, पॉर्न का आदत था, मल्टीपल मैरिज किया हुआ था और संजय राय नाम था व्यक्ति का। अब दूसरी ओर देखिए कि एनडीटीवी का रिपोर्ट है, रॉय जो है, जो कोलकाता पुलिस हुई, जो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप है 2019 में ज्वाइन किया और तुरंत ही फिर क्या किया, पुलिस का वेलफेयर सेल ज्वाइन कर लिया था एज ए वॉलंटियर। फिर दूसरी ओर देखिए कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि संजय राव ही दोषी है। कैसे पता लगा? पुलिस ने क्या किया, जब बॉडी मिला तो उसने सारा सीसीटीवी का छानबीन किया। उसके बाद पता लगा यहाँ 4-5 लोग हैं। तो 4-5 लोग जो उस सेमिनार हॉल के पास, एक सेमिनार, ये जो मर्डर हुआ एक सेमिनार हॉल में हुआ जो 4th फ्लोर पर था। ये बिल्कुल 36 आवर से ये वर्किंग में थी, हॉस्पिटल में काम कर रही थी। और क्या हुआ कि जब सारे राउंड लगा के आ गई सारे पेशेंट को देखकर, तो अपने जूनियर के साथ तो खाना खाने वाली थी। जूनियर ने पूछा भी कि मैं खाना खा लो, आप मेरे साथ डिनर कर लो। उन्होंने बोला कि मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करके आती हूँ फिर खाऊंगी। फिर वो 4th फ्लोर पर गई, सेमिनार हॉल है, जो आपको पता होगा जो सेमिनार हॉल होता है वो साउंड प्रूफ होता है। तो वो आराम कर रही थी। ऐसे में वो व्यक्ति संजय राय ऊपर गया, उनको अकेले देखा, अंदर उनके साथ इस तरह किया। आवाज वो लगा रही होगी लेकिन वो साउंड प्रूफ होने के कारण आवाज बाहर नहीं आया और उसके साथ इस तरह की चीजें हो गई। ये व्यक्ति वही है, ये दरिंदा। दूसरी ओर समझिए, अब मैं बोल रहा हूं कि कब जागेंगे हम, जागेंगे कब? पहले निर्भया रेप कांड हुआ, उसके बाद लगा कि अब केस बना है तो अब लोग डरेंगे, लोगों को फांसी हो रहा है तो डरेंगे, लेकिन लोग डर नहीं रहे हैं। हमें दोनों स्तरों पर
पहले भी तैयारी करनी पड़ेगी हमें। चीजें हो जाने के बाद कोई कानून बनाए वो सही नहीं है। हमको पहले से तैयार होना पड़ेगा, पहले से कानून भी बनाना पड़ेगा, हमें सिक्योरिटी देना होगा हर तरीके से। अब ये जो सारी चीजें हो रही है ये तो अच्छा है नहीं देश के लिए। हम जहां एक विकसित राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हमें सिर्फ शर्म आएगा, हम विकसित राष्ट्र कभी बन नहीं पाएंगे। अब निर्भया केस जब हुआ था उसके बाद 2013 में एक्ट आया। एक्ट में कुछ बदलाव हुआ जो मैं जल्दी से बात कर लेता हूं उसमें। देखिए, स्टॉकिंग, एसिड अटैक, और जो कोई लड़की है या कोई भी है जो कपड़ा चेंज कर रहा है या छुप छुपा के उसका वीडियो बना रहा है या अलग तरह का चीजें उसको परेशान करने का कोशिश कर रहा है, उन सारी चीजों को माना गया कि वो रेप के डेफिनेशन में उसको शामिल कर लिया गया। दूसरी ओर ये देखा गया कि जो पनिशमेंट दिया जा रहा था, जो पहले 7 साल होता था, अब उसको 10 साल कर दिया गया। और दूसरी ओर ये कहा गया अगर रेप करते हो तो अगर बच गई तो 10 साल तक हो सकता है, अगर वो मर गई तो मिनिमम 20 साल चला जाएगा। और दूसरी ओर ये हुआ कि इसमें क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति साफ छवि का है फिर भी वो रेप करता है तो आपके कैरेक्टर को नहीं देखा जाएगा, आपको एक रेपिस्ट ही माना जाएगा और सजा उसी हिसाब से मिलेगा। दूसरी ओर कि आपने पढ़ा होगा जब निर्भया रेप कांड में एक माइनर लड़का था तो उसको सजा देने में बहुत दिक्कत हो, तो क्योंकि माइनर के आधार पर उस पर केसेस चल रहे थे। तो इस बार क्या हुआ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बदलाव किया गया और कहा गया कि अगर घृणित अपराध कोई करेगा, रेप और इस तरह की चीजें, तो उसमें उसको माइनर को 16 साल उम्र माना जाएगा, न कि 18 साल। इस तरह की चीजें हुआ। एक और अमेंडमेंट हुआ था क्रिमिनल लॉ में 2018 में, उसमें यह बोला गया कि जो 12 साल से छोटी लड़कियां हैं अगर उसके साथ कोई कुछ करता है तो उसको सीधे डेथ पेनल्टी होगा और उसको 2 महीने के अंदर में वो ट्रायल चलेगा। इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन ये कागजों पर है, वास्तविकता में तो मुझे नहीं दिख रहा। अब देखिए एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी क्या कह रहा है कि देखिए 4% जो है 4% केसेज बढ़े हैं, 4% क्राइम है ना वुमेन के खिलाफ बढ़े हैं। और कहां यूपी में बढ़े हैं, पॉक्सो आप देख ही रहे हैं, पॉक्सो केसेज भी बढ़ रहे हैं, अब छोटे बच्चों के साथ ज्यादा हो रहा है। अब देखिए ये क्या हुआ था एनसीआरबी के डाटा में, कोलकाता में ऐसा माना जाता है कोलकाता एक सेफेस्ट सिटी है, 3 साल से लगातार एक सेफ सिटी की श्रेणी में है। लेकिन कोलकाता जैसे सेफ सिटी में अगर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं दिल्ली, बॉम्बे जैसे देश राज्यों में क्या हाल हो रहा होगा, आपको समझना होगा। दूसरी ओर ये देखिए कि कोलकाता में क्या हुआ कि एक चीज को समझना होगा, सेफ सिटी होते हुए भी हमें समझना पड़ेगा कि पिछले बार क्या हुआ था कि 1 लाख पर 27 केसेज आए थे और जो कोयम्बटूर और चेन्नई से ज्यादा थे। दूसरी ओर ये देखेंगे कि 2022 में जो केसेज थे रेप के 11 थे और 2021 में भी 11 थे। तो रेप के केसेज भी हैं, लेकिन हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि रेप केस हमारे यहाँ सिर्फ 11 है तो हम चुप बैठेंगे। हमें 11 नहीं, मुझे 0 चाहिए, इस तरह के कोई कार्य नहीं होने चाहिए। हम इस पे बात करना है, ठीक है। और दूसरी ओर देखेंगे कि SC ST बच्चों के साथ, ऐसे तो आपको पता ही है कि कितने इन लोगों के साथ भेदभाव होता है, इनका शोषण होता है, इनके लिए भी जो कुछ एक्ट है वो तो है ही। लेकिन हम रेप की अगर बात करेंगे तो सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। एनसीआरबी के डाटा सिर्फ डाटा बन के ना रह जाए, इस पर कार्य भी करना होगा राज्यों को। अब देखिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग जो एनसीआरबी का डाटा था वो तो था ही। अब मैंने बताया था कलकत्ता की जो CM है उन्होंने बोला है कि संडे तक टाइम दिया जाए, अगर संडे तक हम सॉल्व नहीं कर पाते तो CBI से जांच करवाएंगे। दूसरी ओर देखेंगे कि डॉक्टर ने बोला है कि हम OPD नहीं चलाएंगे, हम इमरजेंसी को चला रहे हैं। अब पूरे भारत में OPD एक तरह से अभी कैंसिल हो चुका है। 11 बजे तक था ऐसा बात कि 11 बजे के बाद हम OPD कैंसिल कर देंगे, सिर्फ इमरजेंसी रखेंगे। देखिए अब सिर्फ इतना ही सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आसपास में है सबको अवेयर रखिए, सबको जागरूक रखिए और अपने हकों के लिए लड़ने के लिए हिम्मत दीजिए। अगर ऐसा कभी कुछ हो तो ये इंतजार ना करें कि हमारे साथ नहीं हुआ इसलिए हम नहीं साथ देंगे, साथ दीजिए और आगे बढ़ते हैं। अधिकारों का इस तरह की चीज हमारे देश में ना हो, किसी के साथ भी ना हो, कहीं भी है पूरे विश्व में कहीं भी किसी के साथ इस तरह का रेप मर्डर ना हो, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।